एक बार पुनः आपका स्वागत है। समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित पिछले कुछ वीडियो में हमने ये जाना कि समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है, किस प्रकार से आय व रोजगार का सिद्धांत, राजस्व का सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जितने भी सिद्धांत है, व्यापार और रोजगार के सिद्धांत है, मुद्रा एवं बैंकिंग के सिद्धांत है, ये सारे के सारे का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। उसी क्रम में आज हम कुछ ऐसी चीजों को देखेंगे जो व्यक्तिगत आधार पर सही होती है, परंतु अगर समष्टिगत आधार पर देखते हैं तो वह गलत सिद्ध हो जाती है। इस प्रकार की घटनाओं को हम समष्टि आर्थिक विरोधाभास, मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं। कुछ ऐसी चीजें हमारे जीवन में होती है जो हम एक व्यक्ति करता है तो उसके लिए सही है, पर अगर संपूर्ण अर्थव्यवस्था के सभी लोग उसको करते हैं तो वह गलत हो जाता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अगर चोरी करके या डकैती करके अपना जीवन यापन करता है तो वो पूरा जीवन अपना यापन ऐसे कर सकता है, पर यदि राष्ट्र के सभी लोग इस प्रकार से करते हैं तो उस स्थिति में राष्ट्र का जो विनाश हो जाएगा। इसी प्रकार से एक व्यक्ति यदि टैक्स चोरी करता है और टैक्स चोरी करके वह बहुत करोड़पति अरबपति बन जाता है, संभव है, पर यदि राष्ट्र में निवासित करने वाले सभी लोग इसी प्रकार से करने लगे तो राष्ट्र सरकार के पास कर से प्राप्त आय प्राप्त नहीं होगी और इसकी वजह से सरकार जो विकास के जो भी कार्य है वो नहीं कर पाएगी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो व्यक्ति के लिए सही होती है पर पूरे राष्ट्र के लिए गलत हो जाती है। इस प्रकार की जो घटनाएं होती है उनको समष्टि आर्थिक विरोधाभास की संज्ञा दी जाती है। हमने इस वीडियो में कुछ ऐसी घटनाएं जो कलेक्ट की है जिनको हम कह सकते हैं कि समष्टि आर्थिक विरोधाभास के रूप में है। जैसे बचत का विरोधाभास, पहली चीज हम बात कर रहे हैं बचत का विरोधाभास। यदि एक व्यक्ति बचत करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको भविष्य उसका बहुत अच्छा हो सकता है। अच्छी बचत करेगा तो भविष्य में उसके पास पैसा होगा तो वह अपना जो वृद्धावस्था वाला जीवन है वो अच्छे से जीवन यापन करेगा। पर यदि राष्ट्र में सभी लोग बचत करने लग जाते हैं तो देश में जो वस्तु और सेवाओं की मांग कम हो जाएगी, और जब मांग कम हो जाएगी तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो लोगों को रोजगार कम मिलेगा और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था मंदी के दुष्चक्र में आ जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्तिगत बचत एक अच्छा गुण हो सकता है पर सामूहिक बचत एक दुर्गुण हो जाता है। जो चीज व्यक्ति के लिए सही है, एक व्यक्ति बचत कर रहा है वो उसके भविष्य के लिए सही है, पर सभी बचत करेंगे तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो मंदी की गिरफ्त में आ जाएगी। उसी प्रकार से देखिए, बैंक से जमा राशि निकालना भी एक विरोधाभास है। एक व्यक्ति जाकर बैंक मैनेजर को कहता है मुझे बैंक में आपके बैंक में विश्वास नहीं है, मुझे अपना पैसा वापस लौटा दीजिए, तो बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी जितनी भी जमा राशि है, भले वो 5 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, जितनी भी राशि है बैंक में बैंक मैनेजर उसको निकाल कर दे देगा या बैंक उसको निकाल कर देगा। पर यदि सारे के सारे व्यक्ति जिनका बैंक में पैसा जमा है वो सारे चले जाते हैं और बैंक से वापस पैसा निकालने के लिए चले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में बैंक फेल हो जाएगा, क्योंकि हम जो बैंक को पैसा जमा कराते हैं उसका कुछ भाग बैंक अपने पास नगद रखता है, जिसे कैश रिजर्व रेशो CRR या सॉलिडिटी लिक्विडिटी रेशो तरल कोष अनुपात के नाम से जानते हैं। तो कहने का तात्पर्य, जो भी हम पैसा जमा कराते हैं बैंक उसका एक निश्चित भाग 10%, 15%, 20% अपने पास नगद रखता है, बाकी पैसे को वह किसी और को उधार दे देता है। हमको वह 5 से 7% या 8% हमारे डिपॉजिट पर वो 7 से 8% हमको अगर पैसा दे रहा है तो वह उस पैसे को 12% पर कहीं उधार दे देता है, 15% पर कहीं उधार दे देता है। तो ये जो मार्जिन मनी है वही बैंक की कमाई होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बैंक जितनी भी जमा राशि होती है उसका कुछ भाग अपने पास रखकर बाकी को वह उधार दे देता है। ऐसी स्थिति में यदि सारे व्यक्ति जाकर बैंक से अपना पैसा वापस मांगते हैं तो बैंक के पास ये स्थिति नहीं होती है कि वह सारा पैसा चुका पाए। ऐसी स्थिति में बैंक के दिवालिया होने की संभावना हो जाती है। इसी प्रकार से किसान की अच्छी फसल का भी विरोधाभास है। एक किसान के बहुत अच्छी फसल होती है, सपोज करो उसकी रबी की फसल में बहुत अच्छा गेहूं हुआ है और सामान्य से उसका गेहूं 4 गुना ज्यादा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में किसान को बहुत फायदा होगा। पहले जितनी आय होती थी उससे उसको 4 गुना आय प्राप्त होगी। पर यदि फसल सभी किसानों की अच्छी होती है तो ऐसी स्थिति में जितना अनाज उत्पादित होता था, जितना गेहूं उत्पादित होता था, उससे 4 गुना ज्यादा गेहूं का उत्पादन होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि गेहूं की रेट गिर जाएगी, कीमतें गिर जाएगी और जो किसान को लाभ होना था वह लाभ नहीं होगा। तो यहां यह कह सकते हैं कि एक किसान को अगर अच्छी फसल प्राप्त होती है तो उसको बहुत फायदा है, पर यदि सभी किसानों को बहुत अच्छी फसल प्राप्त होती है, बहुत अच्छा उत्पादन सभी किसानों का होता है, तो ऐसी स्थिति में ज्यादा उत्पादन होने से वस्तु की कीमत गिर जाएगी और कीमत गिरने की वजह से जो किसान को फायदा हो सकता था वह नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से अच्छी फसल का भी विरोधाभास कह सकते हैं। एक कम मजदूरी का विरोधाभास की हम बात करते हैं।
मान लीजिए किसी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल रहा है, मार्केट में जो मजदूरी दर है वो 400 रुपए चल रही है, और ऐसी स्थिति में 400 रुपए की प्रचलित मजदूरी दर पर एक व्यक्ति काम करना चाहता है पर उसको काम नहीं मिल पा रहा है। वह व्यक्ति 400 रुपए की जगह 300 रुपए पर काम करने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसको काम मिल जाएगा, कोई भी उसको अपने पास ले जाएगा कार्य करने के लिए। तो एक व्यक्ति कम मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए तैयार होकर अपनी बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर सकता है। पर यदि राष्ट्र में जितने भी व्यक्ति है, वो सारे के सारे व्यक्ति जो कि मजदूरी करना चाहते हैं, वो 400 रुपए की जगह 300 रुपए पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में बेरोजगारी की समस्या वो की वही रहेगी, क्योंकि काम पर उतने ही मजदूर रखे जाएंगे जितने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि 400 रुपए से मजदूरी दर 300 रुपए होने पर सभी श्रमिकों को काम मिल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि कम मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार होकर एक मजदूर अपनी बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर सकता है। पर यदि सभी व्यक्ति सभी मजदूर कम मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार होते हैं, तो वहां ऐसी स्थिति में बेरोजगारी की समस्या वो की वही रहेगी। तो ये भी एक विरोधाभास की स्थिति है। अगली देखिए, एक व्यक्ति जो है वो आय से अधिक व्यय करता है, वो अपने रिश्तेदार से उधार ले लेता है, वो अपने दोस्तों से उधार ले लेता है, और जितनी उसकी इनकम होती है उससे वह अधिक व्यय करता है। उसकी एक आदत पड़ी हुई है कि वह जो है वो डेब्ट में ही जीता है, कर्जों में ही जीता है। तो हो सकता है उसके लिए सही हो, पर यदि अर्थव्यवस्था के सभी लोग ऐसा करने लगे तो ये संभव ही नहीं है कि हर व्यक्ति अपनी आय से अधिक खर्च करे। वर्तमान में यदि हमारी इनकम कम है और इनकम से हम ज्यादा खर्च करना चाहते हैं, तो हम बैंक से उधार ले लेते हैं। हमको मकान बनाना है तो हम हाउसिंग लोन ले लेते हैं, हमको कार लेनी है तो हम कार पर लोन ले लेते हैं, हमको उच्च शिक्षा में जाना है तो हम एजुकेशन लोन ले लेते हैं, या हमको और कुछ चीजें खरीदनी है तो पर्सनल लोन ले लेते हैं। तो हम अगर कोई व्यक्ति आय से अधिक खर्चा करना चाहता है तो ये उसके लिए संभव है कि वह दोस्तों से उधार ले ले, कोई वित्तीय संस्था से उधार ले ले, अपने रिश्तेदारों से उधार ले ले, और ऐसा कर सकता है। पर अगर राष्ट्र के सभी व्यक्ति ये चाहे कि जितनी आय है उससे ज्यादा खर्चा करें, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि कोई लोग बचत करते हैं, वो बैंक में जमा कराते हैं, तो दूसरा व्यक्ति उसको हाउसिंग लोन के रूप में या कार लोन के रूप में या एजुकेशन लोन के रूप में उधार लेता है। पर यदि राष्ट्र में रहने वाले सभी व्यक्ति अगर अपनी आय से ज्यादा खर्चा करने लगेंगे, तो किसी भी बैंक के पास पैसा डिपॉजिट होने ही नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में बैंक उधार नहीं दे सकते। जितने भी रिश्तेदार है वो अपनी आय से ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो वो आपको भी उधार नहीं दे सकते। आपके दोस्त भी अपनी आय से ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो वो आपको उधार नहीं दे सकते। कहने का तात्पर्य, एक व्यक्ति के लिए तो संभव है कि वह आय से अधिक खर्चा करे, पर राष्ट्र के सभी व्यक्तियों के लिए संभव नहीं कि वह आय से अधिक खर्चा करे। इसी प्रकार से अपने निजी लाभ के लिए एक व्यक्ति रिश्वत ले सकता है, भ्रष्टाचार कर सकता है, अनैतिक काम कर सकता है, गैर कानूनी कार्य कर सकता है, टैक्स की चोरी कर सकता है, स्मगलिंग कर सकता है, तस्करी कर सकता है, और अपने परिवार का जीवन यापन कर सकता है। पर यदि राष्ट्र के सारे लोग अनैतिक कार्य करने लगे, कोई टैक्स नहीं करे, सब टैक्स चोरी करने लगे, तो सरकार का राजस्व खत्म हो जाएगा। अगर सभी लोग रिश्वत लेने लगे, भ्रष्टाचार करने लगे, घूसखोरी करने लगे और कोई अनैतिक कार्य करने लगे, तो पूरा का पूरा राष्ट्र का चारित्रिक पतन हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य, एक व्यक्ति के लिए संभव है कि वह डकैती करके अपना जीवन यापन करे, वो पिक पॉकेटिंग करके जीवन यापन करे, वह रिश्वत लेवे, भ्रष्टाचार करे, कालाबाजारी करे, टैक्स चोरी करे, ये संभव है एक व्यक्ति के लिए। पर यदि एक राष्ट्र के रूप में सभी व्यक्ति अगर यही कार्य करने लग जाएंगे, तो शीघ्र ही राष्ट्र विनाश के कगार पर खड़ा होगा। तो कहने का तात्पर्य, एक व्यक्ति निजी लाभ के लिए कोई भी कार्य करता है, उसके लिए हो सकता है अल्पकालीन समय के लिए उसके अच्छा हो, पर यदि हम पूरे राष्ट्र की बात करते हैं तो पूरे राष्ट्र के लिए संभव नहीं है। इसी प्रकार से एक उद्योग विशेष में कमाई ज्यादा हो जाती है। कोई मान लीजिए सीमेंट की बहुत ज्यादा डिमांड हो गई, तो सीमेंट की डिमांड होने से सीमेंट की कीमतें ज्यादा हो गई और सीमेंट उद्योग में बहुत लाभ हो गया, तो संभव है सीमेंट उद्योग में जितने भी लोग हैं उनको लाभ हो जाए। पर अगर राष्ट्र में सभी चीजों पर की कीमतें बढ़ जाए, आपका सीमेंट भी महंगा हो जाए, कपड़ा भी महंगा हो जाए, लोहा इस्पात भी महंगा हो जाए, बिजली भी महंगी हो जाए, सब्जी भी महंगी हो जाए और अन्य सभी वस्तुएं महंगी हो जाए, तो वह राष्ट्र को मुद्रास्फीति के गर्त में गाड़ देता है, जब वस्तु और सेवाओं की कीमतें बड़ी तेजी से बढ़ने लगती है और लोगों का जीवन स्तर है वो नीचे आने लगता है। तो एक उद्योग विशेष के लिए, एक फर्म विशेष के लिए ऊंची कीमत से अधिक लाभ अर्जित करना संभव है। पर अगर सभी उद्योगों में कीमतें बढ़ जाए, सभी फर्मों की उत्पादों की कीमत बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति में देश का कुल कीमत स्तर बढ़ जाएगा और ऐसी स्थिति में जो अर्थव्यवस्था है वो मुद्रास्फीति के चंगुल में आ जाएगी और किसी को भी उससे फायदा होने वाला नहीं है। एक व्यक्ति विशेष के लिए, जो कहने का तात्पर्य है कि एक व्यक्ति विशेष के लिए जो काम बुद्धिमत्तापूर्ण हो सकता है, वो पूरे राष्ट्र के लिए हो सकता है घातक सिद्ध हो जाए। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको हम समष्टि आर्थिक विरोधाभास कहते हैं। जैसे
बचत का विरोधाभास कहता है कि एक व्यक्ति बचत करे तो ठीक है, पर सारे व्यक्ति बचत करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। एक व्यक्ति अपनी बैंक से जमा राशि निकालता है तो ठीक है, पर सारे व्यक्ति अगर बैंक से पैसा निकालेंगे तो बैंक फेल हो जाएगा। इसी प्रकार से एक किसान की अच्छी फसल होती है तो उसको लाभ हो सकता है, पर सभी किसानों की अच्छी फसल होगी तो किसी को भी फायदा नहीं होगा। एक व्यक्ति कम मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार होकर अपनी बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर सकता है, पर सभी व्यक्ति अगर ऐसा करेंगे तो बेरोजगारी की समस्या जस की तस रहेगी। एक व्यक्ति आय से अधिक व्यय कर सकता है और हो सकता है अच्छी लाइफस्टाइल जी सकता है, पर सभी व्यक्ति ऐसा करेंगे तो ये संभव नहीं है। और निजी लाभ के लिए एक व्यक्ति हो सकता है रिश्वत ले, कालाबाजारी करे, टैक्स चोरी करे और अपना पैसा बढ़ा ले, अमीर हो जाए, और सभी अगर ऐसा करेंगे तो राष्ट्र का विनाश हो जाएगा। तो यहाँ हमने ये जाना कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति के लिए सही है पर पूरे राष्ट्र के लिए वह घातक सिद्ध हो सकती है। इस प्रकार की चीजें जो व्यक्ति के लिए सही होती है पर पूरे राष्ट्र के लिए गड़बड़ होती है, खराब होती है, राष्ट्र के विनाश का बीज बोती है, इस प्रकार की स्थिति को समष्टि आर्थिक विरोधाभास, मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्स या समष्टि आर्थिक विरोधाभास क्या होता है। धन्यवाद।